सीएम डॉक्टर मोहन यादव का देश भर में धुआंधार प्रचार जारी है। आज झारखंड में करेंगे चुनावी प्रचार सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं रांची और कोडरमा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इन लोकसभा चुनाव में पहली बार के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है। अपने राज्य में मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उनको अन्य राज्यों की दावेदारी सौंप चुकी है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का देश भर में इसी सिलसिले में धुआंधार प्रचार जारी है। आज झारखंड में करेंगे चुनावी प्रचार, वहीं रांची और कोडरमा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। देखिए, पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीते दिनों से दिल्ली, यूपी, हरियाणा में अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते दिख रहे हैं और आज इसी सिलसिले में वो झारखंड पहुंचेंगे। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा में करेंगे जनसभा को संबोधित। आपको बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में मतदान होना है। झारखंड में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें, छत्तीसगढ़ पहुंचे थे वो, वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार किया था। फिर बिहार गए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और देखिए हरियाणा में, यूपी में लगातार तमाम राज्यों में जनसभाओं को संबोधित करते दिख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और क्या कुछ मायने हैं इस प्रचार के, समझते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ गए हैं, श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है, इसी सिलसिले में आज झारखंड पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? देखिए, सीधी बात है, झारखंड में 3 जगह चुनावी रैली और सभा करने वाले हैं सीएम मोहन यादव। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भाजपा के गढ़ हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बाकी राज्य हैं, वहाँ तो भाजपा कॉन्फिडेंट हो सकती है, लेकिन जहाँ क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस तरह के जो अन्य दल हैं वो प्रभाव रखते हैं, तो वहाँ पर मेहनत करनी होगी। ऐसे में वहाँ पर कद्दावर चेहरों को उतारना होगा, यही भाजपा की रणनीति है और इसी रणनीति के तहत जो है वहाँ पर मोहन यादव को पहुँचाया गया है और इसीलिए ताबड़तोड़ वहाँ सभाएं करवाई जा रही हैं। आज दिन भर वो लगभग झारखंड पर ही फोकस करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि बीते दिनों श्याम जी झारखंड की सियासत में फेरबदल होता रहा है, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का अगर वहाँ फोकस रहता है तो क्या कुछ इसका फायदा मिलता दिख रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली आपने जो कहा कि पिछले दिनों हमने देखा झारखंड में किस तरह से सियासी जो है गर्माहट रही जी, कभी किस फेवर में उठ बैठ रहा था, कभी किस फेवर में राजनीतिक उठ बैठ रहा। तो अब वहाँ पर अगर भाजपा अपनी शक्ति लगाएगी, भाजपा बड़े चेहरों को, बड़े स्टार प्रचारकों को झोंकेगी, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। झारखंड की जो जनता है वो समझेगी कि, और एक समय में देखिए जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो वहां पर भाजपा का अच्छा खासा दखल रहा है, भाजपा की सरकार रही है वहां पर। जी बिल्कुल श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ नेताओं के दौरों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आज ओडिशा में छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव जाएंगे ओडिशा में करेंगे चुनावी प्रचार। संबलपुर लोकसभा में विजय संकल्प रैली में होंगे शामिल। 5वें चरण के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। लगातार देख रहे हैं कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव भी ओडिशा पहुंचेंगे। इससे पहले भी कई दौरे कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन आज फिर मिशन ओडिशा पर सीएम और डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के ओडिशा में वो चुनावी प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव। संबलपुर लोकसभा में विजय संकल्प रैली में होंगे शामिल। वहीं देखिए, अब जब 4 चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में तो 3 चरणों में ही चुनाव खत्म हो गए हैं, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ का फोकस, छत्तीसगढ़ के आला नेताओं का फोकस पड़ोसी राज्य ओडिशा पर लगातार देखने को मिल रहा है। 5वें चरण के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है।
और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी। अनमोल, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है एक ही दिन ओडिशा में सीएम और डिप्टी सीएम? देखिए अंजलि, छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद से ही बीजेपी के नेताओं का जो उड़ीसा दौरा है वो शुरू हो गया था और अब ये जो कड़ी है ये बरकरार है। और क्योंकि 20 मई को मतदान होने उड़ीसा में 5वें चरण में, इसे लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय की हम बात करें, चाहे हम डिप्टी सीएम अरुण साव की बात करें, लगातार वो उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं। आज भी जो है सीएम 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जो डिप्टी सीएम है वो धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, उनके पक्ष में जो है आज वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी वजह है छत्तीसगढ़ के नेताओं को उड़ीसा दौरा भेजने की, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा से सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो नेता है उड़ीसा को अच्छे से समझते हैं। और दूसरी बात कि उड़ीसा में जो ट्राइबल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सीएम विष्णुदेव साय को उड़ीसा भेजकर बीजेपी जो है उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में सेंधमारी करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उड़ीसा में एक ग्रामीण आबादी ज़्यादा है और उसमें भी ट्राइबल आबादी ज़्यादा है। अगर उड़ीसा में बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो ट्राइबल एरियाज को साधना पड़ेगा, आदिवासियों में अपनी पैठ जमानी होगी। और नवीन पटनायक की काट के तौर पर सीएम विष्णुदेव साय को बीजेपी पेश कर रही है। यही वजह है कि लगातार सीएम विष्णुदेव साय जो है उड़ीसा जा रहे हैं और आदिवासी इलाके में जाकर के छत्तीसगढ़ मॉडल को पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कि किस तरीके से बीजेपी जो है उसकी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से। अनमोल, देखिए लोकसभा चुनाव के अगले चरण पर तो फोकस है ही, पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी फोकस दिख रहा है। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो आज उड़ीसा में आपको नजर आएंगे। देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे उड़ीसा में, तो पिछले लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में बीजेपी 8 सीटों पर कब्जा की थी। वहीं विधानसभा चुनाव पे भी 22 से 23 सीटों पर वो कब्जा करने में सफल रही थी। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस बार उड़ीसा में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, वहीं लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटें आए। यही वजह है कि बीजेपी जो है तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, उनकी ड्यूटी उड़ीसा में लगा के रखी है। पूरी ताकत झोंकने की कोशिश है अंजलि, क्योंकि उड़ीसा एक और भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। देखिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को जिताने की अपील की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की विशेष संवाददाता अमृत तिवारी ने। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सर, हमने देखा थोड़ी देर में ही आप एक प्रोफेसर भी दिखे, एक राजनेता दिखे, कथावाचक भी दिखे हैं। ये कह रहा हूँ, भविष्यवाणी क्या है यहाँ की आपकी? निश्चित रूप से कमल खिलेगा, चारों तरफ का वातावरण दे रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। आप कल झारखंड जा रहे हैं, वहाँ पे आलमगीर आलम जो है अरेस्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना है कि जो लोकतंत्र के लिए हो सकता है हम अपनी बात करने जाएंगे, जो जिनने जैसे कर्म करे वो भुगतेंगे। हरियाणा होकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर है बीजेपी के ऊपर हावी हो गया है। आप तो देखते रहिए, 4 जून के दिन जो कमल का फूल खिलेगा कि कांग्रेस के पते नहीं लगेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर पहुंचे हुए थे। यहाँ एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जो कि कमलजीत सहरावत के समर्थन में यहाँ पहुंचे हुए थे। ये बीजेपी की उम्मीदवार है दिल्ली पश्चिम से, और उन्होंने साफ साफ ही जो ये 2-3 लफ्जों में बताया कि किस तरह से उनकी सरकार जो है काम की है और उसके दम पर वो वोट मांग रहे हैं। और अपने विरोधियों के लिए ये बात कही कि उनके विरोधी अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसा दावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस जनसभा में किया है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के आला नेता एक तरफ शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर जारी है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 से 4 चुनाव हारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष बीजेपी को दे दिया जाए। पार्टी में क्या कमी है उसमें सुधार के लिए कोशिश की जाएगी और बदलाव होंगे। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं,
इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना, पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाराष्ट्र में थे और मराठी टोपी पहनकर उन्होंने मराठी जनता को न केवल बीजेपी को वोट देने की मांग की, बल्कि शिवसेना और कांग्रेस को खूब खरी खरी सुनाई। मोदी के महाराष्ट्र दौरे के क्या मायने हैं, देखिए ये रिपोर्ट इस पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय शिवाजी के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र की दिंडोरी में अपनी जनसभा शुरू की। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। पीएम जहां जाते हैं वहां के रंग में रंग जाते हैं। महाराष्ट्र पहुंचे तो मराठी में लोगों से बातचीत शुरू की। सप्तशृंगी मातेला आणि नाशिकच्या प्रभू श्री रामचंद्रांना नमन करतो। लेकिन जब पीएम ने आज बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक नई शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नकली राष्ट्रवादी पार्टी और नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय होना तय है। पीएम ने कहा कि जब बाला साहब ठाकरे नकली शिवसेना को देखते होंगे तो दुखी होते होंगे। बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन नकली शिवसेना ने इसका विरोध किया। ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। पीएम ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नई परिभाषा देते हुए नकली शिवसेना तो बोला ही, साथ में यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस के आगे घुटने टेकने वाली नकली शिवसेना को सजा मिलना देने का मन पूरे महाराष्ट्र ने बना लिया है। और 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। साल 2019 में राहुल गांधी के बयान के बाद खुद को चौकीदार बोलने वाले पीएम ने इन चुनावों में भी फिर से महाराष्ट्र में मोदी ने खुद को चौकीदार बताया। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। तो जहां पीएम मोदी एक और खुद को देश का चौकीदार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी लोग उनको ग्लोबल नेता बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन बिजनेसमैन साजिद तरार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर नेता बताया है। बिजनेसमैन ने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छे नेता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता मिल सकेगा। यूं तो आपने भारत में विपक्षियों के मुंह पीएम मोदी के लिए अब शब्दों की लंबी लिस्ट सुनी होगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए।
मगर पाकिस्तान में पीएम मोदी को लेकर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि पाकिस्तानी मूल के साजिद तरार ने विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। भारत इज बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। साजिद तरार यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी भविष्यवाणी कर दी कि पीएम मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे। यानी पाकिस्तान के लोग भी पीएम की तारीफ से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन राजनीति में सत्ता के भूखे किसी भी हद तक पीएम जैसे पद पर बैठे नेता को भद्दी टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते।